अस्सलाम वालेकुम सर। सर औरतों में बांझपन की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? वालेकुम सलाम। औरतों में जो इनफर्टिलिटी या बांझपन की जो वजूहात होती हैं, इसकी तरफ तो हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल औरतों के अंदर ये जो बच्चा पैदा करने का जो सारे का सारा प्रोसेस होता है वो होता कैसे है। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा हिस्सा इन्वॉल्व होता है ना, वो ब्रेन होता है। ब्रेन से कुछ सिग्नल्स आते हैं, वो आते हैं अंडेदानी की तरफ। अब अंडे की तरफ सिग्नल आएंगे, उधर से क्या पैदा होगा, अंडा पैदा होगा। और यही जो अंडा होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है फीमेल के अंदर, जिसको हम फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। ये वहां पर अंडा जाता है, इधर से जो स्पर्म्स होते हैं वो उधर ट्यूब के अंदर जाते हैं और वो अंडे से मिलकर एक तरह का स्पर्म्स और अंडा जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बन जाता है। यही जो जाइगोट होता है फिर ये बच्चेदानी के अंदर रहता है और बच्चेदानी के अंदर ये स्टे करता है। फिर इसके बाद ये सारे का सारा जो होता है वो एक तरह का फीटस यानी कि बच्चे की ग्रोथ होती है। अब अगर हम ये देखते हैं कि जो इशू होते हैं बांझपन के, वो उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है। एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर एक फीमेल जो है वो एक तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है और उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए 1.5 या 1 ईयर हो गया है और उसके बावजूद फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, तो उसको हम कहते होते हैं कि ये केस जो है इनफर्टिलिटी का है। जैसा कि मैंने कहा कि इसके अंदर नॉर्मली होता है कि या ब्रेन से सिग्नल आते हैं, वो अंडे की तरफ जाते हैं और वो अंडेदानी की तरफ जाते हैं और अंडेदानी से अंडा पैदा होता है, फिर वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आता है और उसके बाद जो है वो बच्चेदानी की तरफ जाता है। अब या तो मसला हो सकता है कि ब्रेन के अंदर इशू है, क्योंकि ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे हैं वो सिग्नल पैदा ना हो रहे हो। और ब्रेन से जो सिग्नल आते होते हैं वो आते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से और हाइपोथैलेमस से। अगर फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई इस्कीमिया हो गया, मतलब उसको ब्लड की सप्लाई ही नहीं मिली, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो नेक्रोसिस होगी और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स पैदा होने थे वो अब नहीं हो रहे। इसके अंदर हम देखते होते हैं कि फीमेल जो कि पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर जाती होती है और उसके बाद हम इसको कहते होते हैं शीहान सिंड्रोम की फीमेल जो होती है, उसके बाद उसको बच्चा पैदा नहीं होता होता। दूसरी ये कॉजेज हो सकती हैं कि वो फीमेल जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं या ओवर एक्सरसाइज करती हैं या फिर डाइट इतनी ज्यादा एक्सेसिव कर लेती हैं, तो उसके अंदर जो हाइपोथैलेमस से जो सिग्नल्स आते हैं वो सही तरह नहीं आते होते। ऐसे ही फीमेल के अंदर ये होता है कि कुछ जैसा कि ये सिग्नल्स आते हैं ना, इनको सिग्नल को रोकने के लिए भी फीमेल की बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन पैदा होते हैं जो कि रोकते हैं। अगर उन हार्मोन का लेवल ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाए तो ये सिग्नल जो होंगे वो सही तरह पैदा नहीं होंगे। और वो हार्मोन जो रोकते होते हैं उसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। अगर एक फीमेल है, उस फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है, तो ये जो सिग्नल्स होंगे वो सही तरह पैदा नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका अंडेदानी की तरफ मैसेज ही नहीं जाता। इसके अलावा ये होता है कि जो एक तरह का सिग्नल्स हो रहे होते हैं वो नेचुरली काम ही नहीं करते और इसके साथ साथ जो फीमेल होती है उसको सेंस ऑफ स्मेल भी नहीं आती। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते होते हैं जिसको हम कहते हैं कार्लमैन सिंड्रोम, तो उसके अंदर भी आप कह सकते हो कि एक तरह की इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरा हम देख सकते हैं कि कॉजेज हो सकते हैं कि बच्चेदानी के अंदर इशू हो, यानी कि हो सकता है कि अंडेदानी के अंदर अगर इशू हो, तो अगर हम देखते हैं अंडेदानी के अंदर इशू है तो अंडेदानी सही तरह अगर बनी नहीं है, वो होता है टर्नर सिंड्रोम की फीमेल हो गई। या फिर एक ये हो सकता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की फीमेल होती है, उसके अंदर जो अंडेदानी होती है उसी तरह अंडा पैदा कर ही नहीं रही होती। तीसरे नंबर पे ये होती है कि अगर अंडेदानी वक्त से पहले ही एक तरह का फेल हो जाए। वो किस केस में फेल हो सकती है? अगर फॉर एग्जांपल फीमेल है, उसको कीमोथेरेपी लग रही है, रेडिएशन हो रही है, या फिर एक मम्स जिसको हम कानपेड़े कहते होते हैं उसकी इन्फेक्शन के अंदर भी हो सकती है। टीबी के अंदर कभी कभी भी ये इशू हो जाता है जो ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज होती है। अगर हम देखते हैं कि जो फ्लोपियन ट्यूब है, जो कि फॉर एग्जांपल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर कोई इशू हो, तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है जिसके अंदर आपका जो अंडा आता है और स्पर्म आपस में मिलते हैं, अगर वहां पर पहले एक दफा प्रेगनेंसी हो जाती है, और नॉर्मल ये होता है कि वो प्रेगनेंसी कहाँ जाती है, बच्चेदानी के अंदर आती होती है। कुछ औरतों के अंदर ये होता है कि वो बच्चेदानी के अंदर नहीं आ सकती होती और वो वहां पर स्टे करती है। इसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और इसकी वजह से मिसकैरेज वगैरह भी करवाना पड़ता है, हमें खुद अबॉर्शन एक तरह का करवाना पड़ता है या फिर ऑपरेट करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से एडहेजन हो जाती है और दोबारा फिर ये इशू बनता है और इनफर्टिलिटी हो सकती है। या फिर एक तरह की पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होगी, यानी कि एक फीमेल उसको एसटीडी होगी, क्लैमिडिया की इन्फेक्शन हो गई, उसके बाद जनाब आपका एक तरह का नेजेरिया ग्नूरिया की इन्फेक्शन होगी, तो इसकी वजह से भी इश्यूज हो सकते होते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, टीबी की बीमारी, वो आपके फ्लोपियन ट्यूब को भी इफेक्ट करती होती है। अगर अंडेदानी ठीक काम कर रही है, फ्लोपियन ट्यूब ठीक काम कर रही है, ब्रेन ठीक काम कर रहा है, इसके अलावा बच्चेदानी को हमें देखना पड़ता है कि शायद बच्चेदानी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चेदानी के अंदर ये इश्यू हो सकता है कि अगर बच्चेदानी के अंदर कुछ रसौलियां बनना शुरू हो गई हैं, जिसको हम पॉलिप्स कहते हैं, इसकी वजह से भी इश्यूज हो सकता है। या फिर आप ये कह सकते होते हैं कि बच्चेदानी के अंदर क्या है कि एक तरह का फाइब्रॉइड्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी एक रसौली बनती होती है, तो उसकी वजह से भी इश्यूज बनते हैं, जिसको हम फाइब्रॉइड्स की टर्म यूज करते होते हैं। इसके अलावा ये होता है कि कभी कभी बच्चेदानी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम एंडोमेट्राइटिस कहते होते हैं, इसकी वजह से भी इशू हो सकता है। और कुछ ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर यही जो बच्चेदानी के टिश्यूज होते हैं ना, वो बच्चेदानी के अलावा कहीं और पाए जाते हैं, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब के अंदर पाए जा सकते हैं, ओवरी के अंदर पाए जा सकते हैं, आपकी गट के अंदर पाए जा सकते हैं, टंग के अंदर पाए जा सकते हैं, और इवन तक के ये भी कहा जाता है कि यही टिश्यूज आपकी आंख के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से एडहेजन हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रोसिस, उसके अंदर भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक फीमेल जो है उसको पहले बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद उसने एक तरह का अबॉर्शन करवाया या उसका अबॉर्शन होना पड़ा, उसकी डीएनसी हुई या कोई ट्रॉमा हुआ, जिसको हम डायलिटेशन एट कॉर्टेज कहते होते हैं, या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से वो एक तरह का बच्चा जाया हो गया और वहां पर जो बच्चेदानी उस वहां पर स्कार्स बन गए हैं, एडहेजन हो चुकी हैं,
तो वहां पर आपको जो बच्चा है वो स्टे सही तरह नहीं कर रहा, या उसको सही तरह न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उसकी वजह से भी इश्यूज हो सकते होते हैं। या ये होता है कि नेचुरली बच्चेदानी सही तरह बनी ही नहीं हुई, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमने देखा कि अगर देखें कि दिमाग भी उसका सही काम कर रहा था, अंडेदानी भी सही काम कर रही थी, फ्लोपियन ट्यूब भी सही तरह काम कर रही थी और बच्चेदानी भी सही काम कर रही थी, हो सकता है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब फीमेल और मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो जो स्पर्म्स मेल के रिलीज होते हैं वो सर्वाइकल जो कनाल होती है उधर से गुजरकर फ्लोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं। अगर जो सर्वाइकल कनाल है वही इतनी नैरो हो कि स्पर्म्स को इजाजत ही ना दे कि वो वहां पर जा सके, ये भी कॉज हो सकता है। या फिर इस तरह होता है कि सर्वाइकल जो कनाल होती है उसके अंदर ऐसा मीडियम ही नहीं होता है जो कि स्पर्म्स को गुजरने दे। इसके अलावा ये होता है कि जो सर्वाइकल रीजन होता है उसके अंदर आप ये कह सकते होते हैं कि कुछ एंटीबॉडीज फीमेल के अंदर नेचुरली ऐसी होती हैं कि जब ये स्पर्म्स मेल के रिलीज होते हैं तो वहां पर यही एंटीबॉडी स्पर्म्स को अटैक करना शुरू कर देती है और स्पर्म्स को वैसे ही खत्म कर देती हैं। जब स्पर्म्स ही खत्म हो जाएंगे तो फिर बच्चा पैदा नहीं होगा। और ये है कुछ कॉजेज जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम देखते होते हैं। इसके अलावा कुछ सिस्टेमिक कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म की जो डिजीज होती है उसकी वजह से हो सकता है। जैसा कि हम ये कह सकते हैं ओबेसिटी जो होती है वो भी जो 20 फीमेल होती है उनके अंदर भी ये है। डायबिटीज मेलाइटिस की फीमेल के अंदर भी हो सकती है। वो फीमेल जो कुछ स्मोकिंग करती है उनके अंदर भी ये देखने को मिलता होता है। कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जैसे कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो गया, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस डिजीज हो गई। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो मुकम्मल तौर पर जाकर फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी करवा सकते होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी फीमेल अगर आती है ना बांझपन के लिए कि डॉक्टर साहब मुझे मेरे मतलब कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमने एक एक कॉज को रूल आउट करना पड़ता होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो कॉज है वो कौन सा हो सकता है। आपने सर से लेके मुकम्मल तौर पर यानी कि उसके ओवरी की तरफ जाना है, फिर उसकी फ्लोपियन ट्यूब पर जाना है, फिर बच्चेदानी पर जाना है, फिर उसके बाद सर्विक्स की प्रॉब्लम को देखना है, फिर इसके बाद सिस्टमिक प्रॉब्लम को देखना होता है। और कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो बिल्कुल ठीक होती हैं, सिस्टम भी ठीक है, सारा कुछ ठीक उसका चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इनफर्टिलिटी होती है। तो उसको हम कहते होते हैं ये अननोन कॉज है, यानी कि अनआइडेंटिफाइबल कॉज है। लेकिन कभी भी अगर हमारे पास कोई फीमेल आए तो हमने सबसे पहले जो करना होता है फीमेल का एग्जामिनेशन करने से पहले हमने कपल को बुलाना होता है, यानी कि उसके हस्बैंड को भी बुलाना है। और उसको टेस्ट करने से पहले आप बेहतर है कि उसके हस्बैंड का टेस्ट कर लें, क्योंकि अगर उसका सीमेन एनालिसिस कर लेते हो तो आपको 100% कंफर्म हो जाता है कि जो स्पर्म्स है उसकी प्रोडक्शन ठीक हो रही है, और हो सकता है कि जो फीमेल है उसके अंदर कोई ना कोई इश्यू। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी फीमेल्स और कपल्स आते हैं जो कि सालों साल जो होते हैं वो फीमेल के टेस्ट तो करवाते रहते हैं, लेकिन फीमेल जो होती है वो एंड पर ठीक नहीं करती और इशू जो होता है वो मर्द में होता है। और वो ये कहते हैं कि हाँ जी जनाब ये जो इनफर्टिलिटी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो फीमेल की वजह से हो रही है। हालांकि फीमेल बिल्कुल ठीक होती है, उसके टेस्ट बिल्कुल ठीक होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सही होती है। और जब हम मेल के टेस्ट करते हैं 1.5-2 साल बाद वो पता चलता है कि मेल के जो है वो स्पर्म्स यानी कि जरासीम वो है ही नहीं, ये बिल्कुल थोड़े से हैं। तो ये कुछ कॉजेज हैं, अगर कभी भी कोई भी पेशेंट है तो हमें इस तरह का देखना चाहिए। तो इसी तरह मेरे ख्याल में अब मेरा जो आपने जो क्वेश्चन किया वो जो आंसर होगा वो आपको मिल गया होगा। तो ये सारी चीजें जो देखनी पड़ती हैं। जी सर। ओके।